मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों को ये वीडियो दे रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और एग्ज़ाम में आपकी हेल्प भी करेगा। कुछ प्रॉब्लम के कारण कुछ समस्याएं मेरे साथ थी, जिनके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। उसके लिए वेरी सॉरी। आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मुझे मिलता है, जिससे उत्साह होता है। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। एक अनुच्छेद दिया होता है जिसमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं और उनके आंसर आपको देने होते हैं। इससे पहले मैं कई करा चुकी हूँ। आज हम इस अनुच्छेद को शुरू करते हैं। समिति के सदस्यों की बड़ी दुर्दशा थी। चने मिलना भी कठिन था। सब पर कुछ ना कुछ कर्ज हो गया था। जब हम यहाँ अनुच्छेद पढ़ते हैं तो उसके प्रत्येक पॉइंट को ध्यान देते हैं। शुरुआत हम ये दिमाग में लेके करते हैं कि किसके बारे में कहा जा रहा है, वो मुख्य पॉइंट है, और क्या क्या कहा जा रहा है। ये सारे पॉइंट हमारे दिमाग में अनुच्छेद पढ़ते समय आते जाने चाहिए। एक बार हमें अनुच्छेद को पूरा पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद उनके प्रश्नों को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में अचानक से ये आएगा कि हाँ, इस वाली लाइन में ये आंसर हमें मिल जाएगा। आगे शुरू करते हैं। किसी के पास साबुत कपड़े तक न थे। कुछ विद्यार्थी बनकर धर्म क्षेत्रों तक में भोजन कराते थे। 4-5 ने अपने अपने केंद्र त्याग दिए थे। 500 से अधिक रुपए में कर्ज लेकर मैं भी व्यय कर चुका था। अर्थात लेखक जो था वो अपनी दशा का वर्णन कर रहा है। तो इसको पढ़ते समय ये समझ में आ जा रहा है कि ये भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के समय का वर्णन था वो चल रहा है और उसके सामने उसे क्या क्या कठिनाई आई जिसका वो वर्णन कर रहा है। यह दुर्दशा देखकर मुझे कष्ट होने लगा। यहाँ कष्ट जो लिखा हुआ है वो वर्तनी आपको दिखाई दे रही होगी। ये सही शुद्ध नहीं कही जा सकती। शुद्ध इसलिए कि जो लेखन में है वो ऐसे प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ गूगल प्रिंटिंग होने के कारण ऐसा हो जाता है। कष्ट ये चीज होता है, कष्ट, जो यहाँ हलंत के माध्यम से प्रयोग किया गया है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि ट जहां भी होगा और उससे पहले अगर स का उच्चारण होता है तो वो मूर्धन्य स ही होगा। लेखन में हमेशा ये शुद्धि का ध्यान रखिएगा। मुझे भी भरपेट भोजन न किया जाता था। क्यों नहीं किया जाता था भाई? क्योंकि सबको भोजन नहीं मिल रहा था। ये देख के लेखक को कष्ट हो रहा था, इसलिए उसे भी भोजन नहीं किया जाता था। सहायता के लिए कुछ सहानुभूति रखने वालों के द्वार खटखटाए, किंतु कोई सहायता, कोई उत्तर नहीं मिला। किंग कर्तव्य विमूढ़ था। कौन? लेखक। किंग कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ होता है असमंजस की स्थिति में होना। क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में ना आता था। कोमल हृदय नवयुवक मेरे चारों ओर बैठ कहा करते, पंडित जी अब क्या करें? मैं उनके सूखे मुख देख बहुधा रो पड़ता था। स्वदेश सेवा का व्रत लेने के कारण फकीरों से भी बुरी दशा थी। किसकी? लेखक की? नहीं, जिन लोगों ने स्वदेश सेवा का व्रत लिया था लेखक के साथ, उनकी बुरी दशा थी और वो फकीरों के समान हो रही थी। एक एक कुर्ता तथा धोती भी ऐसी नहीं थी जो साबुत हो। लंगोट बांधकर दिन भर व्यतीत करते, अंगूछे पहनकर नहाते थे। एक समय क्षेत्र में भोजन करते थे। क्षेत्र मतलब जहां वो काम करने जाते थे, फील्ड में। एक समय 2-2 पैसे के सत्तू खाते थे। मैं 15 वर्षों से एक समय दूध पीता था। इन लोगों की दशा देखकर मुझे भी दूध पीने का साहस नहीं होता, क्योंकि लोगों को नहीं मिलता था, इसलिए लेखक का भी साहस नहीं होता था। मैं भी सबके साथ सत्तू खा लेता।
मैंने विचार किया कि इतने नवयुवकों के जीवन को नष्ट करके उन्हें कहाँ भेजा जाए। जब मुझे सदस्य बनाया गया था समिति का, जब मुझे समिति का सदस्य बनाया तो लोगों ने बड़ी बड़ी आशाएं बंधाई। किसने? जिसने लेखक को समिति का सदस्य बनाया उसने कहा कि आपको ये सुविधा दी जाएगी, वो सुविधा दी जाएगी। किंतु जब समिति का सदस्य बनाया गया तो लोगों ने बड़ी बड़ी आशाएं बंधाई थी। कईयों का पढ़ना लिखना छुड़ाकर इस काम में लगा दिया था। पहले से मुझे यह हालत मालूम होती तो मैं कदापि इस प्रकार की समिति में योग न देता। बुरा फंसा। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता था। अंत में धैर्य धारण कर दृढ़तापूर्वक कार्य करने का निश्चय किया। स में हलंत है। हलंत का मतलब वहां से उस व्यंजन से स का लोप है और वो आधा व्यंजन माना जाता है। इस बीच बंगाल ऑर्डिनेंस निकला और गिरफ्तारियां हुई। बंगाल ऑर्डिनेंस निकला, यहां से आपका बता रहा है कि हुआ क्या। गिरफ्तारियों ने यहां तक असर डाला कि कार्यकर्ताओं में निष्क्रियता के भाव आ गए। निष्क्रियता के भाव आए क्यों? क्योंकि बंगाल ऑर्डिनेंस निकला। जब आप अनुच्छेद को पढ़ते हैं तो ये चीजें दिमाग में लेते चलिए। क्या प्रबंध किया जाए, कुछ निर्णय नहीं कर सके। मैंने प्रयत्न किया कि किसी तरह 100 रुपया मासिक का भी कहीं से प्रबंध हो जाए। प्रत्येक केंद्र के प्रतिनिधि से हर प्रकार की प्रार्थना की। समिति के सदस्यों से कुछ सहायता लें, मासिक चंदा वसूल करें, पर किसी ने कुछ न सुनी। कुछ सज्जनों के व्यक्तिगत प्रार्थना की कि वे अपने वेतन में से कुछ मासिक दे दिया करें। किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। सदस्य रोज मेरे द्वार पर खड़े होते। पत्रों की भरमार थी। कुछ धन का प्रबंध कीजिए, भूखों मर रहे हैं। 2-1 को व्यवसाय में लगाने का इंतजाम भी किया। अपनी तरफ से लेखक पूरा प्रयास करता है। 2-4 जिलों में काम बंद कर दिया। वहां के कार्यकर्ताओं से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम मासिक शुल्क नहीं दे सकते। यदि निर्वाह का कोई दूसरा मार्ग हो और उस पर ही निर्भर रहकर कार्य कर सकते हो तो करो। हमसे जिस समय हो सकेगा देंगे, किंतु मासिक वेतन देने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। कोई 20 रुपए कर्ज के मांगता था, कोई 50 रुपए का बिल भेजता था और कईयों ने तो असंतुष्ट होकर कार्य को छोड़ दिया था। मैंने भी समझ लिया ठीक ही है, पर इतना करने पर से गुजर नहीं हो सकी। इनके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इस अनुच्छेद से है कि किस आदेश के आने के बाद गिरफ्तारियां हुई जिसके असर से कार्यकर्ताओं में निष्क्रियता का भाव आ गया। ऑप्शन दिया हुआ है रोलेक्स ऑर्डिनेंस, दिल्ली ऑर्डिनेंस, बंगाल ऑर्डिनेंस और अवध ऑर्डिनेंस तथा विक्टोरिया ऑर्डिनेंस। अगर आप अनुच्छेद को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो इतना अनुच्छेद पढ़ने के बाद तो आपके दिमाग में ये पहले ही आ जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद या अध्यादेश आया। तो ये है बंगाल ऑर्डिनेंस, जो जब लागू किया गया तो गिरफ्तारियां शुरू हो गई क्योंकि उसका विरोध शुरू हो गया था। कुछ कार्यकर्ता विद्यार्थी बनकर कहाँ भोजन करने आते थे? छात्रावासों में, धर्म क्षेत्रों में, मित्रों के यहाँ या स्कूलों में, अथवा अनुच्छेद लेखक के आश्रम में। तो इसमें जो अनुच्छेद में दिया हुआ है कि कुछ कार्यकर्ता विद्यार्थी बनकर धर्म क्षेत्रों में भोजन करने चले जाते थे। अगला है अनुच्छेद लेखक को कोमल हृदय नवयुवकों के सूखे मुख देखकर यह ख्याल आता था
कि स्वदेश सेवा के कारण इनकी दशा किससे भी बुरी हो गई है? किससे? फकीरों से, गरीबों से, अपराधियों से, बीमारों से या बेरोजगारों से? तो अनुच्छेद पढ़ते समय हमने देखा था कि लेखक के मुख से क्या निकलता है कि उनकी दशा कैसी हो गई है? फकीरों के समान। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। सहानुभूति रखने वालों के द्वार खटखटाने के से क्या मिला? द्वार सहायता के लिए खटखटाने से क्या मिला? लेखक ने सहानुभूति रखने वालों के जब द्वार खटखटाए तो उसे क्या मिला? बहुत कम सहायता मिली, तुत्कार मिला, कोरा उत्तर मिला, दुख मिला या उत्साह मिला? तो अनुच्छेद के अनुसार लेखक को कोरा उत्तर मिला। ये सी वाला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उन सदस्यों को जो मासिक वेतन की मांग कर रहे थे, अनुच्छेद लेखक ने निम्नलिखित में से क्या जवाब दिया? ऑप्शन दिया हुआ है, धैर्य रखो, दृढ़ता से काम लो, मासिक की जगह वार्षिक वेतन मिलेगा, दुख सबको मांझ देता है, या फिर मासिक वेतन के लिए वे बाध्य नहीं है। तो हमने अनुच्छेद में पढ़ा था कि जब वेतन देने की बात आती है तो वो क्या कहता है कि उन्हें कोई बाध्यता नहीं है, वे मासिक वेतन देने के लिए बाध्य नहीं है। ये ई वाला ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद लेखक कब से या कितने वर्षों से प्रतिदिन एक समय रुपया करते थे? ऑप्शन दिया हुआ है, जब से होश संभाला तब से, 15 वर्ष की उम्र से, पिछले 10 वर्षों से, जब से उनके घर में गाय आई तब से, या फिर 15 वर्षों से। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ई वाला ऑप्शन, 15 वर्षों से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नवयुवकों की दशा और उन्हें दिखाए गए सपनों की परिणति को देखकर अनुच्छेद लेखक के मन में समिति के से अपने जुड़ाव को लेकर तत्काल क्या विचार आता है? ऑप्शन दिया हुआ है, समिति के प्रति भावुक विचार, समिति के प्रति निष्ठा का विचार, समिति में बुरा फंसने का विचार, या समिति छोड़ देने का विचार, अथवा समिति को भंग करने का विचार। तो इस अनुच्छेद में ये वर्णन आया है कि जब लेखक को कोई सहायता नहीं मिलती है तो उसके मन में क्या आता है कि वो बुरा फंस गया। तो यही हमारा सही ऑप्शन भी होगा, सी वाला, समिति में बुरा फंसने का विचार। ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन कर्तव्य विमूढ़ का उपयुक्त आशय है? अनुच्छेद में शब्द आया है किन कर्तव्य विमूढ़। इसका आशय क्या होगा? कर्तव्य को लेकर दुविधापूर्ण स्थिति, कर्तव्य से मुख मोड़ने की स्थिति, कर्तव्य को भुलाकर मूर्खतापूर्ण आचरण की स्थिति, कर्तव्य के प्रति निष्ठा की स्थिति, या कर्तव्य से सरोकार नहीं रखने की स्थिति। तो किम कर्तव्य विमूढ़, इसका मतलब ही है कि क्या करें, कुछ निश्चय न कर पाना, अर्थात दुविधा की स्थिति। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो यही होगा, ए वाला, कर्तव्य को लेकर दुविधापूर्ण स्थिति, क्या करें क्या ना करें ये स्थिति बनी रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से धैर्य का समानार्थी शब्द कौन सा है? धीर, प्रतीक्षा, धीरज,
गांभीर्य या संतोष। तो धैर्य, धैर्य का मतलब कि धीरज धारण करना, किसी भी चीज के प्रति ऐसा भाव कि बहुत घबराना नहीं। तो जो इसका समानार्थी शब्द होगा वो होगा सी, धीरज। धैर्य का समानार्थी धीरज। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निश्चय का उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? अनिश्चय, अनिश्चय, निश्चयार्थ, निश्चयी या अनिश्चय। अनिश्चय वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अनिश्चय भी अशुद्ध है। निश्चयार्थ का अर्थ हो जाएगा निश्चय के लिए। निश्चयी, जो व्यक्ति निश्चय करे, और निश्चय का अर्थ होता है तय, निश्चित। और इसका जो सही विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अनिश्चय। ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 रिक्त स्थान छूटे हैं और उसके नीचे विकल्पों के रूप में शब्दों के 5 जोड़े दिए गए हैं। इनमें से किसी एक विकल्प के शब्दों को रिक्त स्थानों में भर देने से वह वाक्य एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है। सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों का चयन करके क्रम संख्या को उसमें भरना है और वाक्य को पूरा करना है। तो वाक्य को पढ़ते हैं। भारत में अब भी कई ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट की से दूर हैं और इनमें से लोग भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हैं। तो भारत में अब भी कई ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट की सादगी, पहुंच, क्योंकि हम पहले वाक्य पहला देखेंगे, लत, परिचय या संगति। तो इसमें सबसे जो सटीक शब्द आ रहा है इंटरनेट की पहुंच से। तो यानी यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो सकता है। पूरा वाक्य क्या बनेगा कि भारत में अब भी कई लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट की पहुंच से दूर हैं और इनमें से ज़्यादातर लोग, हाँ, तो जो हमारा सही ऑप्शन आ रहा है वो हो रहा है बी वाला, पहुंच और ज़्यादातर। ये रिक्त स्थानों में हम भर देंगे तो हमारा सही वाक्य बन जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें भी वही करना है। 2 रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिन्हें सही शब्दों को चुन के हमें भरना है। वाक्य को पढ़ लेते हैं। हालांकि भारत में डिजिटल इंडिया की धारणा को लेकर काफ़ी उत्साह देखा गया है, लेकिन इसकी एक ये भी है कि भारत में डिजिटल खाई चौड़ी होती जा रही है। एक दिक्कत के साथ ऊंची खाई, ऊंची चौड़ी, ये सही नहीं है। एक पक्ष ये भी है कि खाई दिनों दिन चौड़ी होती जा रही है और समस्या लगातार। तो ये जो सही संगत वाक्य बन रहा है वो जब हम डी वाला ऑप्शन लगाएंगे तब बनेगा। ये जो पक्ष दिनों दिन या समस्या कम, ये वाक्य को सही नहीं कर रहा है। वाक्य सही तभी होगा कि यहाँ हो जाएगा एक सच्चाई ये भी है कि भारत में डिजिटल खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी प्रश्न वही है। वाक्य में 2 रिक्त स्थान हैं और जोड़े दिए हुए हैं, 5 जोड़े शब्दों के हैं जिन्हें सही शब्द को चुन के हमें फिल करना है। वाक्य है, बेहतर परिणाम के लिए भारत को उन विषयों पर काम जारी होगा जो लंबे समय तक विकास को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है या। तो इनमें जो व्याकरण की दृष्टि से सही शब्दों के जोड़े हैं वो वाक्यों को पूरा करेंगे। बेहतर परिणाम के लिए भारत को उन विषयों पर काम जारी रखना होगा जो लंबे समय तक विकास की गति को
बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। मतलब कि यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन है वो बी वाला है, रखना और गति। ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में भी वही है, वाक्य दिए हुए हैं और शब्दों के 5 जोड़े हैं जिनमें हमें सही जोड़े को चुन के वाक्य को पूरा करना है। तिरहुत रेलवे का सफर। भारत में रेलवे का सफर होने के 2 दशक बाद यानी 1874 1874 से शुरू हुआ था और इसकी पहुंच उत्तर बिहार के कई तक थी। कई, हम आखिरी को मिला लेते हैं, कई गांवों तक थी, कई क्षेत्रों तक थी, कई इलाकों तक थी, कई भूभागों तक थी। तो जो सही हमारा व्याकरण की दृष्टि से आ रहा है वाक्य, वो होगा इलाकों। तो वाक्य को जब हम पूरा करेंगे, तिरहुत रेलवे का सफर, भारत में रेलवे का सफर शुरू होने के और उत्तर बिहार के कई इलाकों तक थी। तो हमारा ये जो सही ऑप्शन होगा वो ए वाला होगा। बाकी जो वाक्य है वो इसको लगाने पर व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं होगा, अतः हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये भी प्रश्न पिछले प्रश्न से मिलता जुलता है। एक वाक्य है जिसमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिन्हें हमें नीचे दिए हुए ऑप्शन के शब्दों के जोड़ों को मिला के सही करना है। वाक्य है, देश में और देश से ऐसे बहुत से विद्वान और भारत प्रेमी हैं जो आर्थिक संकट की विकट स्थिति में रास्ता निकालने में कर सकते हैं। तो सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। अगर पिछले वाक्य को देखते हैं तो ये सही आ जाता है, लेकिन पहले वाक्य से यहाँ हम निर्धारण करेंगे। जब कई ऑप्शन है तो हम पहले वाक्य को देखते हैं कि देश में और देश से। तो जाहिर सी बात है कि जब देश में और देश से बात है तो वो बाहर की बात होगी। देश से बाहर ऐसे बहुत से विद्वान और भारत प्रेमी हैं जो आर्थिक संकट की विकट स्थिति में रास्ता निकालने में मदद कर सकते हैं। यानी जो हमारा सही ऑप्शन है वो है डी वाला। ये ऑप्शन सही होगा जो वाक्य को पूरा कर देगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पूछ रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक वाक्य है जिसमें 4 शब्दों को बोल्ड किया गया है। वो 4 शब्द वर्तनी की दृष्टि से अथवा वाक्य के सुसंगत प्रयोग की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। ऐसे 4 बोल्ड शब्दों में से कोई एक ही शब्द उपयुक्त है, और जब कोई भी शब्द उपयुक्त ना हो तो ई वाला ऑप्शन आप चुन सकते हैं कि मतलब कोई भी उपयुक्त नहीं है, और अगर कोई उपयुक्त है तो उस शब्द को हमें चुनना है। तो वाक्य को देखते हैं। रूढ़ि की रूढ़िग्रस्त परिभाषा हमें छोड़नी होगी। हमें उदार दृष्टिकोण से उसका नया और विशालतर अर्थ लेना होगा। इसमें शब्द जो यहाँ पे दिया हुआ है, रूढ़ि, परिभाषा, दृष्टिकोण और विशालतर। विशालतर ये उत्तमावस्था है विशेषण की, तो ये तो शब्द अपने आप में सही है। दृष्टिकोण, ये शब्द सही ही है। परिभाषा, परिभाषा को हम लिखते हैं कैसे? ये लिखते हैं परिभाषा, मूर्धन्य स होता है, जबकि यहाँ आपको तालव्य स दिया हुआ है। तो यही शब्द अनुपयुक्त है और यही हमारा सही ऑप्शन भी होगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिए गए वाक्य से हमें 4 बोल्ड शब्दों में से उचित शब्द का चुनाव करना है। यहाँ शब्द दिया हुआ है अन्वेषण, ऐतिहासिक, कलात्मक और
आवश्यक, आवश्यक। तो इनमें से कौन सा सही है अथवा कोई नहीं सही है? तो अन्वेषण, यहाँ गूगल प्रिंटिंग के कारण ऐसा आपको दिख रहा है, जो स्वर रहित व्यंजन है उनके नीचे हलंत दिख रहा है, मतलब उनका स्वरूप ये हो जाएगा, ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, यानी आवश्यक, कलात्मक और अन्वेषण। तो ये सही है। ऐतिहासिक जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इतिहास और इक प्रत्यय। तो जब मूल शब्द में इक प्रत्यय मिल जाता है तो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। यहाँ ऐतिहासिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक होना चाहिए, सही शब्द हो जाएगा ऐतिहासिक, जो कि यहाँ ऐतिहासिक दिया हुआ है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो बी वाला होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। दिए गए वाक्य में से बोल्ड किए गए जो शब्द हैं, इनमें से हमें बताना है कि वे सभी सही हैं या अनुपयुक्त हैं, या फिर सब सही हैं या कोई एक सही है। तो वाक्य दिया हुआ है, कविता और कला वस्तु की श्रेष्ठीयता उसमें वर्णित विषयाभाव, विषया भाव होना चाहिए, यहाँ विषय या भाव दिया है, जो अपने आप में शब्द यहाँ गलत है, लेकिन यहाँ पे जो शब्द दिया है वो सिर्फ विषय दिया है, इसलिए हम लोग इसकी शुद्धता की तरफ नहीं जाएंगे। श्रेष्ठता व भव्यता में नहीं है और लेखक के लिए उन विषयों या भावों के महत्व में या उसके जीवन में, उसके व्यक्तिगत अनुभूति में तो बिल्कुल नहीं है। और इनमें से जो बोल्ड किया है शब्द को वो है श्रेष्ठीयता, विषय, महत्व, अनुभूति, या पांचवा ऑप्शन है कोई भी शब्द उपयुक्त नहीं है। तो जो अनुभूति है ये शब्द सही है। महत्व, यहाँ त का स्वरूप ये हो जाएगा तो ये भी सही है। विषय सही है, लेकिन जो श्रेष्ठीयता है ये शब्द सही नहीं है। श्रेष्ठता होता है, जो शब्द होता है वो होता है श्रेष्ठता, इसलिए ये शब्द सही नहीं है। यही हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते। हम अतीत को मिटाने नहीं चाहते, उसे छोटा भी करना नहीं चाहते, लेकिन हम उसकी दुहाई भी नहीं देते, परास्त होकर उसके आगे झुकते भी नहीं। यहाँ जो शब्द बोल्ड किया हुआ है वो है अतीत, मिटाने, दुहाई और परास्त, जो कि इधर से लिया गया है, दुहाई और परास्त। पूछ रहा है कि इनमें से कोई सही है, गलत है या सभी अनुपयुक्त हैं। तो अतीत शब्द तो सही है, मिटाने शब्द अपने आप में सही है, लेकिन जो ये वाक्य है इसके अनुकूल नहीं है। हम अतीत को मिटाने नहीं चाहते, ये यहाँ मिटाने जो है ये वाक्य को सही नहीं बना रहा है। तो यहाँ होना चाहिए मिटाना, और हमारा यही जो है ये गलत है। ये बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे अनुचित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में भी कुछ शब्द बोल्ड किए गए हैं इस वाक्य में से, और जिनमें से हमें देखना है कि कोई भी शब्द उपयुक्त है या कुछ ऐसा भी है जो अनुपयुक्त है। वाक्य है, जिस देश में यह सवाल पहले भी उठा, इस देश में यह सवाल पहले भी उठा कि जिस प्रकार हम छलांग लगाकर एक स्थल से दूसरे स्थल पर पहुंच जाते हैं, क्या काल भी उसी प्रकार छलांग लगाकर चल सकता है। जो शब्द बोल्ड किए गए हैं वो है सवाल, छलांग, स्थल, काल। तो जब हमने वाक्य को पढ़ा तो देखा कि सभी शब्द जो हैं वाक्य के अनुकूल हैं, और यहाँ वर्तनी भी सभी की शुद्ध है।
तो इसलिए यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ई, मतलब कि कोई भी शब्द अनुपयुक्त नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। इस प्रश्न का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं और बताना है कि ये जो पद हैं, क्योंकि वाक्य में जब भी शब्द मिले होते हैं व्याकरणीय नियमों के अंतर्गत तो वो पद होते हैं, शब्द नहीं रह जाते। स्वतंत्र रूप से होते हैं तो शब्द होते हैं, जब वे वाक्य के व्याकरणीय नियमों में बंध जाते हैं तो पद हो जाते हैं। तो ये पद व्याकरण के अनुसार, सुसंगति के अनुसार की मतलब वाक्य के अनुसार वो शब्द है कि नहीं, या फिर वर्तनी के आधार पर सही है अथवा नहीं है। तो देखते हैं। जापान से सफाई के मामले में प्रेरणा लिया जा सकता है। दूसरा है, वहां सफाई का कार्य भी स्कूलों के पाठ्यक्रम का अनिवार्यता हिस्सा होता है। अगला है, कई स्कूलों में 50-50 मिनट की 7 लंबी कक्षाओं के बाद सबसे अंत में शिक्षक सफाई की जिम्मेदारी बांटते हैं। कक्षा साफ करने, गलियारे और सीढ़ियां साफ करने और शौचालय आदि साफ करने की जिम्मेदारी विद्यार्थियों की विभिन्न टोलियों में बांट दी जाती है। और लास्ट ऑप्शन है, कोई भी वाक्य सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन हमें बताना है। तो पहले वाक्य में जापान से सफाई के मामले में प्रेरणा लिया जा सकता है, नहीं, प्रेरणा ली जा सकती है। ये भाववाचक संज्ञा है प्रेरणा, और यहाँ जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में आ रहा है और इसलिए यहाँ ली जा सकती है होना चाहिए, लिया जा सकता है नहीं होगा। और अगला जो है, वहाँ सफाई का कार्यक्रम भी स्कूलों के पाठ्यक्रम का अनिवार्यता शब्द यहाँ अनुपयुक्त है। और जो डी वाला वाक्य है, इसमें कक्षा साफ करने, गलियारे साफ करने और सीढ़ियां आदि साफ कराने की जिम्मेदारी विद्यार्थियों की विभिन्न टोलियों के बीच बांट दी जाती है। तो यहाँ पर विभिन्न विद्यार्थियों के बीच बांट दी जाती है, ये सही हो सकता था। विभिन्न टोलियों के बीच बांट दी जाती है, ये असंगत है। तो जो हमारा सही वाक्य निकल रहा है वो है सी वाला, कई स्कूलों में 50-50 मिनट की लंबी कक्षाओं के बाद अंत में उन्हें सफाई की अनिवार्यता दी जाती है। ये वाला वाक्य हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, वाक्य भी हमारे पिछले प्रश्न की तरह ही है। इसमें 4 वाक्य दिए हुए हैं और हमें सही वाक्य का चयन करना है। पहला वाक्य है, सफाई को लेकर यहाँ की सामाजिक जागरूकता भी एक उदाहरण है। दूसरा है, सुबह 8 बजे के करीब दफ्तरों में काम करने वाले लोगों और दुकानों के कर्मचारी अपने आसपास की सड़कों को साफ करते हैं। सी वाला वाक्य है, हर महीने बच्चे भी सामुदायिक सफाई करते हैं और अपने स्कूल के पास की सड़कों से कूड़ा उठाते हैं। चौथा यानी डी वाला वाक्य है, मोहल्लों में भी नियमितता रूप से सफाई की जाती है। और ई वाला जो ऑप्शन है, कोई भी वाक्य सही नहीं है। तो इनमें से जो है सही वाक्य अगर देखते हैं तो हमारा ए वाला वाक्य सही है। क्यों सही है, पहले हम गलतियों को देख लेते हैं कि किन वाक्यों में क्या गलतियां हैं। मोहल्लों में नियमितता रूप से सफाई की जाती है, तो नियमितता शब्द नहीं होता है, नियमित होता है। सी वाले वाक्य में बच्चे सामुदायिक रूप से सफाई करते हैं और स्कूलों के पास की सड़कों से कूड़ा नहीं होता है, कूड़ा होता है, क में बड़ाऊ की मात्रा होता है। और जो बी वाले ऑप्शन में है कि सुबह के करीब दफ्तरों में काम करने वाले लोगों और दुकान के कर्मचारी, तो जब पहला क्रिया बहुवचन है
तो यहाँ भी जो कर्मचारी है वो बहुवचन में आना चाहिए था। सॉरी, लोग, पर्सन जो हैं ये बहुवचन में हैं, तो यहाँ कर्मचारी जो हैं ये भी बहुवचन में होने चाहिए। तो ये मिस्टेक इसमें है, इसलिए जो हमारा सही वाक्य है वो है ए वाला। सफाई को लेकर यहाँ की सामाजिक जागरूकता भी एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं। बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य और उसके पद व्याकरण, सुसंगति, वर्तनी आदि आधारों पर सही हैं। यानी कि पैटर्न वही है। हमारे सामने 4 वाक्य हैं और इनमें हमें पहचानना है कि कौन सा वाक्य सही है। पहला है, कहा जा सकता है कि जापान के लोगों का सफाई को लेकर सजगता। जापान के लोगों तो यहाँ का कारक का प्रयोग नहीं होगा बल्कि की कारक का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो है ये प्रयोग गलत है। लोगों की सफाई को लेकर सजगता, ये वाक्य गलत है। जापान के गर्म और नमी वाले मौसम में खाने पीने की चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि ऐसे मौसम में जीवाणु तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए सफाई का मतलब है अच्छी सेहत। अच्छी सेहत, हाँ, तो ये वाला वाक्य अभी तक तो कहीं गलत नहीं है, देख लेते हैं। और सी है, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण कारणों, एक लगा हुआ है तो कारणों बहुवचन, यहाँ पर ये भी गलत है। यह धर्म 6वीं और 8वीं शताब्दी होता है, तालव्य श होता है, यहाँ दंत्य स दिया हुआ है, ये गलत है। तो जो हमारा सही वाक्य होगा वो होगा बी वाला। जापान के गर्म और नमी वाले मौसम में खाने पीने की चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं। तो ये वाला वाक्य जो है हमारा सही है, बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देख, इसमें भी सेम वही पैटर्न है। हमें वाक्य में दी गई त्रुटियों को पहचानना है। तो वाक्यों को पढ़ते हैं। यदि आप जापान में लंबी अवधि तक रहते हैं तो आप जल्द ही स्वच्छ जीवन शैली अपना लेते हैं। आप सार्वजनिक रूप से अपना नाक साफ करना बंद कर देते हैं। आप पर्यावरण की बेहतरीन और पुनरुत्पादन को ध्यान में रखते हुए अपने घरेलू कचरे को 10 अलग अलग श्रेणियों में बांटने के आदी हो जाते हैं और आप देखते हैं कि आपके जीवन की गुणवत्ता सुधर जाती है। और आखिरी ऑप्शन है, इनमें से कोई भी वाक्य सही नहीं। तो इसमें ए वाले वाक्य में दिया है कि यदि आप जापान में लंबी अवधि तक रहते हैं। अवधि जो है एक भाषा है, ये अवधि नहीं होगा बल्कि अवधि होगा। अवधि का मतलब होता है समय। तो यहाँ ये त्रुटि है। दूसरा है, आप सार्वजनिक रूप से अपना नाक साफ करना बंद कर देते हैं। नाक स्त्रीलिंग है तो जो यहाँ सर्वनाम लगेगा वो भी स्त्रीलिंग का ही होगा, यानी यहाँ अपनी होना चाहिए, ये मिस्टेक है। पर्यावरण की बेहतरी, यहाँ बेहतरीन नहीं बल्कि बेहतरी होना चाहिए, ये मिस्टेक है। तो जो हमारा सही वाक्य है वो हो जाएगा, और आप देखते हैं कि आपके जीवन की गुणवत्ता सुधर जाती है। हाँ, ये हमारा जो डी वाला ऑप्शन है ये सही है, यही हमारा शुद्ध वाक्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में भी 4 वाक्य दिए हुए हैं जिनमें हमें त्रुटियों को पहचानते हुए सही वाक्य को चुनना है। ए वाला ऑप्शन है, जापान में लंबे समय तक
रहने के बाद जब आप अपने देश में लौटते हैं, लौटते हैं नहीं बल्कि लौटते हैं, इसकी मिस्टेक तो यहीं पकड़ में आ गई। आपके घर में अपने गंदे जूतों के साथ घुस आने वाले लोग भी आपको हैरान करते हैं। जापान में यह कल्पना से परे है, परे नहीं बल्कि परे होना चाहिए, ये भी गलत है। स्वच्छता की पाठ पढ़ने के लिए स्वच्छता पुल्लिंग है और यहाँ का होना चाहिए। तो जो हमारा सही वाक्य निकल रहा है वो है बी वाला। आपके घर में गंदे जूतों के साथ घुस आने वाले लोग भी आपको हैरान कर देते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा हटके है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न के रूप में दिए गए प्रत्येक वाक्य का एक हिस्सा बोल्ड किया गया है, मतलब अलग किया गया है, और यह बोल्ड हिस्सा या तो किसी मुहावरा या किसी लोकोक्ति को अभिव्यक्त करता है। इसके सर्वाधिक उपयुक्त आशय वाले विकल्प का उत्तर के रूप में चयन करिए। कौन सा सही उसका अर्थ होगा? ऑप्शन दिया हुआ है भोजन बनाने, गुप्त बातें या षड्यंत्र करने, और उद्योग करने, प्रपंच करने, या कई चीज़ों को मिलाने। और जो वाक्य दिया हुआ है, पता नहीं पूरे समूह से अलग होकर वे चार लोग कौन सी खिचड़ी पकाने में लगे हैं। खिचड़ी पकाना ये एक मुहावरा है। खिचड़ी पकाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भोजन बनाना, गुप्त बातें या षड्यंत्र करना, उद्योग करना, प्रपंच करना, या कई चीज़ों को मिलाना। तो जो खिचड़ी पकाना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुप्त बातों या षड्यंत्र करने के आशय से। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसमें दिए गए प्रत्येक वाक्य का एक हिस्सा बोल्ड किया गया है जो मुहावरा या लोकोक्ति को अभिव्यक्त करता है। तो वाक्य को हम पढ़ लेते हैं। मजदूर नेता ने सेठ से कहा कि हम मजदूरों का खून पीना छोड़ दो सेठ जी। मजदूरों का खून पीना, खून पीना ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ क्या है? आदमखोर होना, बिगाड़ करना, दिल दुखाना, शोषण करना, या वेतन रोकना। खून पीना यानी जब किसी से आवश्यकता से अधिक काम कराया जाए या फिर किसी प्रकार से उसका शोषण किया जाए तो कहते हैं कि खून पी रहा है। तो मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शोषण करना। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रत्येक वाक्य के बोल्ड हिस्से में किसी मुहावरे या लोकोक्ति के सही उत्तर को चयन करना है। ये आपका प्रश्न है और वाक्य दिया हुआ है, मेरे पास बेचने के लिए एक ही ट्रैक्टर है लेकिन वह बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि वे ही खरीदें। यह एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति मुझे संभल नहीं रही। लेखक से ये संभल नहीं रहा है कि उसके पास एक ही ट्रैक्टर है और एक अनार 100 बीमार। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है? मुहावरा कहता कुछ है लेकिन एक विशेष अर्थ लिए होता है। लोकोक्ति का अर्थ उसी में समाहित होता है। एक अनार 100 बीमार,
मतलब एक ही चीज को चाहने वाले कई लोग। तो ये हो जाएगा इसका आशय, और इसका सही ऑप्शन भी यही हो जाएगा, ए वाला, कि एक चीज के कई चाहने वाले। ये इसका सही ऑप्शन होगा। एक चीज के लिए आपस में लड़ते रहने वाले लोग नहीं, किसी चीज के लिए अनावश्यक जिद करते जाना नहीं, अनावश्यक अनासक्ति, फालतू भीड़ इकट्ठा होना नहीं, एक चीज के कई चाहने वाले। ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर दिए गए वाक्य के बोल्ड हिस्से में लोकोक्ति या मुहावरे को, उसके आशय को अभिव्यक्त करने वाले विकल्प को हमें चुनना है। प्रश्न ये है, वाक्य देखते हैं। किससे शिकायत करूं? इस विभाग के मंत्री, अफसर और कर्मचारी सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, ये एक लोकोक्ति है। इसका आशय क्या होगा? यहाँ दिया हुआ है, एक ही विभाग के प्रति निष्ठावान, एक ही तरह की प्रवृत्ति रखने वाले लोग, रक्त संबंधी, एक दूसरे के गुलाम, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील। तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा कि एक ही तरह की प्रवृत्ति को रखने वाले लोग। ये अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए लोकोक्ति या मुहावरे की अभिव्यक्ति के आशय को व्यक्त करने वाले सही विकल्प को चुनना। वाक्य दिया हुआ है, कल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब लोग उबने लगे तब पुनीत ने अपने गाने से क्या गजब ढाना शुरू किया। गजब ढाना, ये मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा? कमाल करना, रुचि जगाना, हैरान करना, मनोरंजन करना या ऊब खत्म करना। गजब ढाना मतलब कमाल करना, ये सही ऑप्शन होगा। यानी कुछ आश्चर्यजनक कर देना, कि सब लोग एकाएक अपनी ऊब खत्म करने लगे और उसमें रुचि लेने लगे। तो यहाँ रुचि जगाना नहीं होगा, बल्कि कमाल करना होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अनुच्छेद के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। मिलते रहेंगे। धन्यवाद।